बैक टू एग्जामिनेशन कैटलिस्ट। आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन के रेस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। Assertion: browning in condensed milk occurs due to Maillard reaction, and for that reason they have given is it is due to reaction between reducing sugar and fat. अब इससे पहले आप समझिए कि ये Maillard रिएक्शन होता क्यों है और कैसे होता है। तो Maillard रिएक्शन, अब Maillard रिएक्शन जो होता है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स किस चीज़ से बनी होती है, अमीनो एसिड। तो वो जब हमारा रिड्यूसिंग शुगर से रिएक्ट करता है तो ब्राउनिंग आती है। आप इसको बहुत जगह देखते होंगे, जैसे कि आपने कॉफ़ी में देखा होगा, नहीं तो सिंपल से सिंपल आप जब कोई भी केक जैसे बेक करते हैं तो उसमें ऊपर ब्राउनिंग आ जाती है। आप जो भी आपका बेकिंग होती है, मफ़िन्स होते हैं, उन सब में हल्का सा ब्राउनिंग आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो मेलार्ड रिएक्शन की वजह से होता है और उसमें हम लोग शुगर भी डालते हैं और हमारा प्रोटीन तो होता ही होता है। तो वो हमारा मेलार्ड रिएक्शन हो गया। अब बहुत बार क्या होता है कि मेलार्ड रिएक्शन को हम कैरामलाइजेशन से कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप जब हम मेलार्ड रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कैरामलाइजेशन के बारे में भी समझ लेते हैं। कैरामलाइजेशन होता है जब सिर्फ जो रिएक्शन होती है वो शुगर में होती है, फूड में, कि मतलब हमारा सिर्फ उसमें क्या होता है, हमारा प्रोटीन और हमारा शुगर इन्वॉल्व होता है। इसमें हमारा सिर्फ शुगर इन्वॉल्व होता है। मेलार्ड रिएक्शन में हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होता है, कैरामलाइजेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है, इसमें बस शुगर होता है। ठीक है। और दोनों के दोनों ही नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, मतलब इन दोनों में हमारा एंजाइम्स की वजह से कोई ब्राउनिंग नहीं होता है, कोई रोल नहीं है एंजाइम्स का। तो इसलिए दोनों नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं। तो कैरामलाइजेशन को आप वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे आजकल बहुत होता है कैरामल टॉफ़ीज़ आती हैं, कैंडीज़ आता है, जैसे आप एक्लेयर्स में जैसे टाइप देख सकते हैं कि मतलब ब्राउन भी होता है वो, जब हम लेते हैं तो उसका टेक्सचर बहुत स्टिकी सा हो जाता है। तो दैट इज़ ड्यू टू वो कैरामलाइज होके वो ब्राउनिंग आता है, और उसका एक एग्जांपल एक्लेयर्स टाइप टॉफ़ी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग आजकल क्या करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, अगर आप प्रोडक्ट्स देखें तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कैश्यूज़ हो गया, काजू हो गया, उसको हम रोस्ट करा, उसमें कैरामलाइज कोटिंग कर दी, तो वो न्यू प्रोडक्ट बन के मार्केट में आ जाता है। तो दैट इज़ कैरामलाइजेशन। तो अब हम वापस चलते हैं। उन्होंने असर्शन दिया है ब्राउनिंग इन कंडेंस्ड मिल्क अकर्स ड्यू टू मेलार्ड रिएक्शन। अब ये तो समझ में आता है क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क यानी कि मिल्क में प्रोटीन भी है और आपका शुगर भी है, रिड्यूसिंग शुगर है, तो आपका ब्राउनिंग पॉसिबल है। वो भी, ये दोनों चीज़ें तो मेलार्ड रिएक्शन होगा। पर उन्होंने रीज़न दिया है इट इज़ ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड फैट। तो जैसा कि अभी हमने समझा था, इसमें फ़ैट का कोई रोल ही नहीं है, इसमें रिड्यूसिंग शुगर और प्रोटीन का है। तो हमारा रीज़न गलत हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका A is true but R is false, that is option C. अब नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, उसमें असर्शन दिया है डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ ऑल कंट्रीज स्ट्रांगली रिकमेंड दैट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बी कंज्यूम डेली इन सफिशिएंट क्वांटिटी। यानी कि मतलब जो हम डाइटरी गाइडलाइंस आते हैं फ्रॉम ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो लोग बोले हैं कि वेजिटेबल और फ्रूट्स को तो हमें डेली कंज्यूम करना ही चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में इन ऑल कंट्रीज़। अब उन्होंने रीज़न क्या दिया है उसका कि क्यों कंज्यूम करना चाहिए। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज फूड्स फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस ड्यू टू देयर बायोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उन्होंने बोला है कि वेजिटेबल और फ्रूट्स में इसलिए वो हेल्थ प्रमोट करते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे बायोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि टोटल फिनोलिक्स हो गए, फ्लेवेनॉइड्स हो गए, जो भी आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो सारे बायोएक्टिव, जो उनको बायोएक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं, तो वो आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। तो जिसकी वजह से आपको कंज्यूम वो डेली करेंगे तो फिर हो जाएगा आपका हेल्थ प्रमोट। तो असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A and R आर करेक्ट। सी, मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, इन टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है,
और फिर उसके बाद देखना चाहिए कि रीज़न जो उन्होंने दिया है उस स्टेटमेंट का वो सही है या नहीं। सिंपल, इतना ही नॉलेज लगाना है सिर्फ समझने में, बाकी सिर्फ लॉजिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शुड बी कुक्ड इन ओपन पैन टू रिटेन इट्स ग्रीन कलर। उन्होंने क्वेश्चन को समझे, उन्होंने बोला है कि आपकी जितनी भी हरी सब्जी होती है जैसे भिंडी हो गया, पालक हो गया, इन सबको हमें ओपन मतलब कि ऐसे जैसे अगर कढ़ाई में बना रहे हैं तो उसे ढक के नहीं बनाना चाहिए, उसको ओपन पैन में ही करना चाहिए सो दैट उसका ग्रीन कलर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, जिससे वो फ्रेश रखनी चाहिए। उन्होंने उसका रीज़न क्या दिया है, द फॉर्मेशन ऑफ डार्क ग्रीन कलर इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड सल्फर प्रेजेंट इन इट विच फॉर्म्स फेरस सल्फाइड। अब देखिए जो रीज़न है उनका वो टेक्निकल है कि मतलब हमारा जो डार्क ग्रीन कलर है वो क्यों होता है। उन्होंने बोला है कि आयरन और सल्फर की रिएक्शन से होता है जिसकी वजह से फेरस सल्फाइड बना और वो डार्क ग्रीन कलर आ गया। जबकि जो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, मतलब कि ग्रीन किस वजह से आता है, क्लोरोफिल पिगमेंट है उसकी वजह से ग्रीन कलर आता है। तो हमारा जो रीज़न होता है इसमें वो हमारा क्लोरोफिल होता है, ना कि आयरन और सल्फर। तो इधर असर्शन सही है पर रीज़न गलत, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट, दैट इज़ ऑप्शन 3। बट अगर हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो आप इसका बाकी वेजिटेबल्स का भी देखिए। जैसे ग्रीन का तो मैंने आपको बता दिया, जैसे एस्पैरागस हो गया, ग्रीन बीन यानी ब्रोकली हो गया, हमारा पीज़ हो गया, मटर, वही पालक, ये सब चीज़ें। तो उसमें हमारा जब हम उसे कुक करते हैं तो वो हल्का सा डार्क ग्रीन हो जाता है, ऑलिव ग्रीन हो जाता है। अब आप इसको इतना स्पेसिफिक याद मत रखिए कुक्ड विद एसिड और कुक्ड विद एल्कली, आप बस इतना याद रखिए कि वो डार्क ग्रीन होगा। किस वजह से होगा, क्लोरोफिल की वजह से। अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आता है, जो कि मैंने देखा कम है क्वेश्चंस में कि नेट में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पूछा जाए, तो उसमें आप मैग्नीशियम ले सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम ऑप्शन है। उसमें बेसिकली क्या होता है, जब हम क्लोरोफिल को कुक करते हैं यानी कि जो हरी सब्जियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसको हम कुक करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर चेंज रहता है जिसकी वजह से उस कलर चेंज रहता है, अगर हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना जाए तो। अब अगर हम बाकी सब्जियों की बात करें जिनका कलर यूजुअली देखने में वाइट ऑफ वाइट होता है, जैसे कि आलू हो गया है, प्याज हो गया है, तो उसका हम येलोइश से ग्रे तक जाता है। ये आप नॉर्मली भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जैसे भी आप खाना बनाएंगे तो। फिर जो रेड कलर की सब्जियां होती हैं जैसे चुकंदर हो गया, टमाटर हो गया, तो उसमें वो ग्रीनिश ब्लू तक जाएगा या हल्का सा फेड हो जाएगा। जो ऑरेंज कलर दिखने में होती हैं सब्जियां, जैसे कि एक वो आता है येलो कलर का टमाटर भी आता है, स्वीट पोटैटो होता है, कॉर्न होता है, स्क्वैश होता है, तो वो सब भी हल्का सा फेड हो जाता है, मतलब कि आसपास कलर रहता है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ग्रीन से वो ऑलिव ग्रीन आ गया, रेड से हल्का सा फेड होके ग्रीनिश ब्लू आ गया, वाइट से येलोइश ग्रे आ गया, येलो से हल्का सा स्लाइटली फेड हो गया। बट द थिंग इज़ कि जो हमारी जो सब्जियों में जो कलर आता है कुकिंग के बाद वो किस वजह से आता है। अगर वो ग्रीन कलर है तो क्यों आता है, क्लोरोफिल की वजह से आता है वो ग्रीन कलर, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो वो क्लोरोफिल रीज़न होगा। सी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल शुड बी कुक्ड इन ओपन पैन टू रिटेन इट्स ग्रीन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल, एंड इफ यू वांट स्पेसिफिक देन मैग्नीशियम, नॉट बिकॉज ऑफ आयरन एंड सल्फर। और एक चीज़ है कि कई बार ये क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ओपन पैन में करना चाहिए या फिर आपको उसको ढक के करना चाहिए। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो अगर आपके पास ये ओपन पैन भी आ रहा है या क्लोज पैन भी आ रहा है तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। वो मिथ है कि मतलब बोला जाता है, बट इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है। ये होता है कि अगर आप उसे ढक के करेंगे तो वो जल्दी कुक होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 19. Food safety plan serves as an operational tool, and for that reason is HACCP is a stand-alone safety plan for food service unit. अब फूड सेफ्टी प्लान जो होता है वो ऑपरेशनल टूल तो होता है, पर इससे पहले चलो अब हम पहले डिफरेंस समझते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फूड सेफ्टी प्लान एंड HACCP? सी, अब जो फूड सेफ्टी प्लान होता है उसमें HACCP इंक्लूड ज़रूर होता है, लेकिन वो एक लौता, जैसे क्वेश्चन में मेंशन है कि स्टैंड अलोन,
सेफ्टी प्लान फॉर फूड सर्विस यूनिट, तो वो गलत है। अगर वो बोलता कि हैसअप ऑल्सो इंक्लूड्स इन फूड सेफ्टी प्लान फॉर फूड सर्विस यूनिट तो ये सही हो जाता, बट क्योंकि हैसअप एक पार्ट है फूड सेफ्टी प्लान का, एक इंक्लूड होता है रेगुलेशन, तो इसलिए देयर इज़ अ डिफरेंस। अब फूड सेफ्टी प्लान में और हैसअप प्लान में मतलब एक दो चीज़ों का ही डिफरेंस है। एक तो ये कि मतलब कि हैसअप जो होता है वो सिर्फ कंट्रोल पॉइंट्स पे फोकस करता है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स पे। तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते क्या हैं, वो हम जैसे इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं कि जो भी एक स्पेसिफिक, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो हमारे स्नैक्स यूनिट होते हैं तो उसमें हम लोग जितने भी होते हैं एक मेटल डिटेक्टर लगा के रखते हैं बिफोर दिस, आफ्टर कुकिंग एंड बिफोर एडिंग स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। तो वो आपका एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हो गया कि जितना भी आयरन वगैरह वो मेटल डिटेक्ट करता है कि कोई मेटल आएगा तो वो सेंस करके आपको बता देगा। क्योंकि अगर वो गलती से बाई चांस एनी हाउ अगर वो मेन प्रोडक्ट में आ गया एंड उसका किसी ने कंज्यूमर कंप्लेन कर दिया, तो एक तो वो आपकी हेल्थ को वैसे ही डिग्रेड करता है। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब अगर किसी ने कंज्यूमर ने कंप्लेन कर दिया तो वो उस ब्रांड को, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, जैसे मैगी के साथ हुआ था पर उस टाइम पे लेड का जैसे हुआ था, तो ऐसे ही ऑल्दो उसका लेड का रीज़न अलग था बट हम वैसे सोच सकते हैं। तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट वो हुआ। जबकि फूड सेफ्टी प्लान में क्या होता है, हमारे हर टाइप के कंट्रोल्स होते हैं। एलर्जन कंट्रोल, जैसे कि बहुत लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, एग से एलर्जी होती है, नट से एलर्जी होती है, वो लोग पीनट्स नहीं खा सकते, मूंगफली वगैरह, तो वो दिखाते हैं। प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन कंट्रोल, सप्लायर कंट्रोल सब आता है। बाकी दोनों चीज़ों में सेम रहेगा कि हमने मॉनिटर किया, करेक्टिव एक्शन लिया, अगर वो फिर उसके बाद हमने उसको वेरीफाई किया, तब उसको हमने जाके डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड्स में डाला। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, फूड सेफ्टी प्लान सर्व्स एज एन ऑपरेशनल टूल, बिल्कुल सही कि वो एक ऑपरेशन टूल ही है फूड सेफ्टी प्लान, तभी इतना सब कुछ प्रोसेस हो रहा है सेफली फॉर कंज्यूमर्स। और रीज़न, हैसअप इज़ अ स्टैंड अलोन सेफ्टी प्लान फॉर फूड सर्विस यूनिट। तो ये स्टैंड अलोन वाला जो पोर्शन है वो गलत है, तो देयरफॉर assertion would be right but reason would be wrong. तो option 3 A is correct and R is incorrect. C. तो अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो उसका आज एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द टर्म्स इन लिस्ट 1 विद डिस्क्रिप्शन इन लिस्ट 2। तो हमारी लिस्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा, डिमेंशिया, एडिक्शन, प्रेगमेटिज्म, और उनके जो अनदर लिस्ट जो है, लर्निंग बाय डूइंग, ईटिंग डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इमोशनल इम्बैलेंस। अब देखिए, इन टाइप के क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों ऑप्शंस के आंसर पता हो या फिर चारों आपके मैच करने चाहिए। आपको अगर 2-3 भी पता हो तो भी हो जाता है। तो जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये आपको पता है कि वो ईटिंग डिसऑर्डर है, तो उसको हमने मैच किया तो ए से 2 पे आ गए। तो अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कोड में कि क्या है, तो फिर हमारा उसमें फोर्थ वाला मैच कर रहा है, सॉरी सी, फोर्थ वाला मैच कर, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जा रहा है। अब बाकी आपको ऑप्शन वेरीफाई करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आपको कन्फ्यूजन जाता है कि पक्का, अच्छा चलो अगर आपको नई नॉलेज एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है तो फिर तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि वो पक्का ईटिंग डिसऑर्डर है या और कुछ है, तो वो चीज़ है। फिर हमारा डिमेंशिया। अब डिमेंशिया आप समझे, डिमेंशिया वो होता है जैसे आपने यूजुअल देखा होगा ओल्ड एज पीपल में, आपके जैसे नाना नानी या दादा दादी कई बार होता है वो चीज़ें रख के भूल जाते हैं या उनका मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है। कई मूवीज़ में भी आजकल दिखाते हैं कि मतलब कुछ रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं, धीरे धीरे उनका खुद पे कंट्रोल छूटने लगता है, तो वो डिमेंशिया होता है। तो दैट इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिर हमारा एडिक्शन। अब एडिक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ से एडिक्शन हो सकता है इंसान को, कॉफ़ी पीने से, गेम खेलने से, किसी भी चीज़ से एडिक्शन हो सकता है। यूजुअली ये जो मेजर कॉजेज़ होता है वो ड्रग्स और ये सब होता है। तो वो क्यों होता है, लर्निंग बाय डूइंग से तो हो नहीं सकता, ईटिंग डिसऑर्डर भी नहीं होता, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता है क्योंकि वो तो हमारा डिमेंशिया हो गया।
लास्ट इज़ इमोशनल इम्बैलेंस। तो वो भी हम इसको ऐसे देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जैसे साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है वैसे इसका आंसर, बट हम आप इसको याद कैसे कर सकते हो। एडिक्शन जो होता है आपको कंफ्यूजन हो सकता है इमोशनल इम्बैलेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में। तो जैसे जो लोग ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, हम उनको बहुत वो अजीब अजीब सी बातें करते हैं तो हम उनको बहुत साइको तरीके से ट्रीट करते हैं, तो दैट इज़ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रैग्मेटिज्म। ये क्वेश्चन बहुत आता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए कि प्रैग्मेटिज्म क्या होता है। लर्निंग बाय डूइंग। ये आपको बहुत डिफरेंट टाइप के ऐसे मैचिंग में भी मिल सकता है या फिर कैसे भी मिल सकता है, मतलब स्ट्रेट अवे आंसर पूछ देते हैं या फिर पूछते हैं व्हाट इज़ लर्निंग बाय डूइंग, उसमें ऑप्शन देते हैं 3-4, उसमें प्रैग्मेटिज्म होता है। तो आप उसको स्ट्रेट अवे याद कर लीजिए, प्रैग्मेटिज्म इज़ लर्निंग बाय डूइंग। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। अब क्योंकि हम एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में हर किसी को नहीं पता होगा, तो इस बारे में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए भी एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या होता है ये, और साथ में और 2 डिसऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं। सी, अब टोटल हम 3 डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। पर इसमें से जो 2 इम्पॉर्टेंट है वो एनोरेक्सिया और बुलिमिया है। बिंज ईटिंग का इतना नहीं आता है, तो उसमें आप कैसे समझ सकते हैं कि मतलब एनोरेक्सिया क्या होता है ना, कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जो कि अंडर वेट होते हैं, यानी कि लेस देन 18 जिनका BMI होता है, आपको उनमें देखने को मिलेगा। जबकि बुलिमिया नर्वोसा जो होता है वो यूजुअली नॉर्मल वेट वाले या फिर जो ओवर वेट होते हैं जिनका BMI मोर देन 25 होता है, तो उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ लिमिटेड वैरायटी खाते हैं, मतलब कि वो लोग, उनका बड़ा अजीब खाने का सिस्टम होता है कि थोड़ा सा खा लिया नहीं खाया। जबकि बुलिमिया क्या होता है, वो लोग खाते बहुत सारा हैं लेकिन वो फिर जैसे मुंह में उंगली डाल के वोमिट कर लेते हैं। ये बहुत सारे आप मॉडल्स में देखेंगे, उनको क्रेविंग होता है खाने का, वो बहुत सारा इंटेक कर लेते हैं, पर क्योंकि उनको अपना डाइट का, अपना हेल्थ का इतना ज़्यादा कॉन्शियसनेस होता है कि उनको सिर्फ टेस्ट बट सेटिस्फाई करना होता है, वो खा लिए, उनका वो साइकोलॉजिकल पूरा हो गया, उसके बाद वो लोग उंगली डाल के वोमिटिंग कर देते हैं या फिर कोई मेडिसिन खा के वापस वोमिटिंग कर देते हैं, जिससे कि वो बॉडी एब्जॉर्ब करने से पहले ही वो लोग सारा फूड निकाल दें और उनका कैलोरी इंटेक होने से बच जाए। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होते हैं वो लोग, उन लोगों को लगता है कि वो लोग मोटे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी BMI उनका अंडरवेट है, तो फिर इसलिए, और उसकी वजह से उनको बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स होते हैं। बट द मेन थिंग इज़, आपको बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि एक, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है वो लेस देन 18 मतलब अंडरवेट वालों में ज़्यादातर पाया जाता है, और दूसरा वो सिर्फ थोड़ा सा कैलोरीज लेते हैं और उनका बहुत अजीब पैटर्न होता है, उनको थोड़ा सा खाने में ऐसा लगता है ओ माय गॉड हमने बहुत सारा खा लिया, अब हम मोटे हो जाएंगे या ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। बुलिमिया नर्वोसा वाले क्या करते हैं, वो लोग यूजुअली नॉर्मल वेटेड होते हैं या फिर अबव वेट होते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हैं, यानी कि बहुत, जैसे बिंज का मतलब आप कैसे समझेंगे, जैसे आजकल आता है बिंज वॉचिंग, मतलब सीरीज़ लगातार देखे जा रहे हैं, बिंज ईटिंग मतलब लगातार खाए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो कैलोरीज लगे नहीं तो वो लोग वोमिटिंग कर देते हैं या फिर मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जिससे वो बॉडी उनका इंटेक ना करे और उनका अपीयरेंस और वेट वगैरह सब मेंटेन रहे। दोनों ही की ही हालांकि बहुत आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत गलत होते हैं, कि मतलब उनको डिप्रेशन, एंजाइटी रहता है, उनको वैसे भी हेल्थ प्रॉब्लम आता है, डेंटल प्रॉब्लम आ जाता है, फटीग आ जाता है, वीकनेस आ जाता है, क्योंकि आपके खाने में ही सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो फिर अगर वही नहीं पहुंचेंगे सही अमाउंट में, सही तरीके से, और हर चीज़ ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, तो फिर कैसे होगा। सो दीज आर द 2 मेन। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कई बार कंफ्यूजन आता है कि एनोरेक्सिया कौन सा है, बुलिमिया कौन सा है, तो आप सिर्फ एक याद रखिए, बुलिमिया याद रखिए। सपोज़ अब बुलिमिया को आप ब्रेक करिए बुली में, तो मतलब बुली यानी कि आपको कोई बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा है या परेशान कर रहा है, तो दैट इज़ बुली। तो आपको खाना, आप क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, पर आप उसको निकाल दे रहे हैं, तो दैट इज़ बुलिमिया नर्वोसा। तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरा याद रह जाएगा।
लास्ट इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। यूजुअली ये आता नहीं है बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं, क्या पता इस बार आ जाए। तो इसमें क्या होता है, जो ये लोग होते हैं वो यूजुअली ओवरवेट होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कम टाइम में ज़्यादा खाना खाते हैं पर बहुत ज़्यादा गैप, जैसे सुबह खाया बहुत ज़्यादा खा लिया, फिर उसके बाद वो डायरेक्ट शाम को खाएंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे, और वो भी जल्दी 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 जल्दी, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि हम कम टाइम में खाएंगे और ज़्यादा देर में खाएंगे तो फिर उनकी बॉडी मतलब ठीक रहेगा। लेकिन जबकि हालांकि हमको एक दिन में 5 से 6 डाइट लेनी चाहिए, वो भी छोटी छोटी। पर ये लोग क्या करते हैं, एक टाइम में 2-3 डाइट का एक साथ खा लिया, फिर उसके बाद और 8-10 घंटे बाद फिर 2-3 डाइट का इकट्ठा खा लिया। तो उसकी वजह से भी उनको प्रॉपर उनका वेट मेंटेन और ये सब जितना भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है वो रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बट फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बुलिमिया यानी कि बहुत ज़्यादा खाना पर उसको वोमिट कर देना है, मॉडल्स में जैसे रहता है। एनोरेक्सिया, नो मतलब नोरेक्सिया, यानी कि आप उस खाना थोड़ा खाते हैं पर आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा खा लिया, तो आप नहीं, वैसे वॉलेंट्री ही मना कर देते हैं। दैट इज़ अनदर इज़ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक साथ खाते हैं फिर बहुत टाइम बाद एक साथ खाते हैं, ऐसे करके। सो आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमारे संग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर आप हमें मेल लिख सकते हैं examination.catalyst@gmail.com। और एक चीज़ है कि टेलीग्राम पे काफ़ी लोगों को जुड़ने में प्रॉब्लम हुई थी, तो अब हमने नया ग्रुप बना दिया है, एग्जामिनेशन कैटलिस्ट के नाम से ही है। तो जिन्होंने पहला वाला ग्रुप फॉलो कर रखा था प्लीज़ उसको छोड़ के ये वाला ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। एंड बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लिख सकते हैं। तब तक इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।